हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो क्लास में देखने वाले हैं ईसीजी, यस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि नीट के सिलेबस में है, 11th के स्कूल बोर्ड के सिलेबस में है, सीबीएसई एमपी बोर्ड सारे के सारे बोर्ड्स में है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स के काम आती है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कभी भी कोई भी ईसीजी को देख के उसमें बेसिक इंटरप्रिटेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है ईसीजी एंड किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है और क्यों आखिर ईसीजी बनी है, मीन्स किस बेस पर इसको बनाया गया है। चलिए, तो ईसीजी की बात करें सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं, बट सही नाम है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना। इसको जो है, इसका बेसिक क्या है, बेसिक क्या है कि हार्ट जो है, हार्ट हमारा मायोकार्डियक होता है। मायोकार्डियक का मतलब होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है जिसमें सेल्फ इम्पल्स होती है, जिसमें सेल्फ इम्पल्स होती है। न्यूरोजेनिक हार्ट लेस डेवलप होता है, जबकि मायोजेनिक हार्ट मोर डेवलप होता है। तो डेवलप वाला हार्ट है हमारे अंदर मायोकार्डियम या मायोजेनिक, जिसके अंदर मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है ना। ये जो हार्ट होता है, इस हार्ट में क्या होता है कि इम्पल्स खुद से बनती है, इम्पल्स खुद से बनती है, हर पॉइंट पर बनती है। हाँ, बट ऐसे नोड एक ऐसा पॉइंट होता है एट्रियम की, राइट एट्रियम की वॉल में, जहाँ से इम्पल्स ज़्यादा बनती है। उसके नीचे फिर एबी नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर पर्किंजी फाइबर, जो कि इम्पल्स को पूरे की सारी जगह हार्ट में स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है। हार्ट के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल पाथवे। हम जान रहे हैं कि ईसीजी आके रिकॉर्ड कैसे होती है, तो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है। और जब ये बीटिंग होती है तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारी बॉडी बॉल से टच होता है, बॉडी बॉल से टच होता है, और ये पूरी की पूरी इम्पल्स हमारी बॉडी बॉल में लीक हो जाती है, बॉडी बॉल में लीक हो जाती है। और इस लीकेज का बेनिफिट उठा के हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हम उस लीकेज का बेनिफिट उठा के हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वोल्टेज पर टाइम के अकॉर्डिंग। ये एक ग्राफ होता है, ईसीजी क्या है, एक ग्राफ है, जो कि हार्ट की वजह से जो इम्पल्स का लीकेज हो रहा है बॉडी बॉल के कांटेक्ट में आने से, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वोल्टेज पर टाइम ग्राफ में। यस, क्वेश्चन में पूछा जाता है वोल्टेज पर टाइम ग्राफ में, और उस वोल्टेज पर टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड आता है वो ऐसा आता है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम अभी पार्ट्स को अभी पढ़ेंगे। अब इनमें अगर कोई वेव चेंज आती है तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो ईसीजी क्यों होती है पहली चीज। ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे ईसीजी क्या है, वोल्टेज पर टाइम। पहले तो पूछ लेते हैं किस किस के बीच में ग्राफ, वोल्टेज पर टाइम का क्या है, ग्राफ है। ठीक है ना। दूसरी बात, इस ईसीजी में क्या करता है कि एक छोटी सी मशीन होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती ईसीजी, बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट में हो जाती है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले ईसीजी करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं कि अगर हार्ट का कोई भी कॉज होगा तो वो इसमें आइडेंटिफाई हो ही जाता है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर की जो टेस्ट होते हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी वगैरह उनको करते हैं फिर। ठीक, अब हम लोग बात करें कि ईसीजी जो होती है ना, ईसीजी हार्ट साइकिल पर डिपेंड करती है। हार्ट साइकिल की बात करें तो जैसे ये हार्ट है, हम सबको पता होना चाहिए हार्ट साइकिल पूरा एक पार्टी है एनसीईआरटी में, बट ऐसे डायग्राम में मैंने उसको कन्वर्ट किया है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो साइकिल है वो एट्रियम को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला वेंट्रिकल को। एट्रियम फर्स्ट 0.1 सेकेंड में डीपोलराइज करते हैं, मतलब कि सिस्टॉल करते हैं, पिचकते हैं। ठीक है ना। और बाकी 0.7 सेकेंड में रीपोलराइज करते हैं। रीपोलराइज मतलब कि डायस्टॉल करते हैं, फूलते हैं। ठीक है। जबकि वेंट्रिकल्स अंदर वाले 0.1 से 0.4 सेकेंड, मतलब कि सिर्फ 0.3 सेकेंड तक डीपोलराइज करते हैं, मतलब पिचकते हैं। और जबकि बाकी के 1 2 3 4 5 0.5 सेकेंड तक रीपोलराइज करते हैं, मतलब कि एक्सपांड करते हैं या डायस्टॉल करते हैं। ओके, चलिए, इसी के बेस पर बनी हुई है ये ईसीजी। ईसीजी में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है पी वेव। पी वेव पूरी की पूरी हार्ट साइकिल को 0.8 सेकेंड लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 0.8 सेकेंड लगते हैं। तो ये ईसीजी भी एक हार्ट साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, और इसका पूरा टाइम जो होता है 0.8 सेकेंड होता है। 0.0, अगर अपन इसको 0 को यहाँ मान लें तो यहाँ पे लगभग 0.8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है पी वेव, फिर होता है QRS और फिर T। तो P को पी वेव बोलते हैं, ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है, और ये T मतलब टी वेव। ठीक है ना। ये 3 पार्ट आपको याद रखने हैं,
पी वेव जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखेंगे। पी वेव हमें रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि एट्रियम का डीपोलराइजेशन जो कि आपको दिख रहा है, डीपोलराइजेशन कितने में हो रहा है, 0.1 सेकेंड में, ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखेंगे। फिर एक होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यस, आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो कि एक शार्प पीक लाइक होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। देन आफ्टर हम टी वेव की बात करते हैं। टी वेव जो होती है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। चलिए पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टॉल पिचकना, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है डायस्टॉल फूलना, ठीक है ना। हिंदी में इसको डीपोलराइजेशन को विध्रुवण और रीपोलराइजेशन को पुनः ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये ईसीजी की 3 वेव्स होती हैं मेनली, और 3 वेव्स में फर्स्ट वाली वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम के सिस्टॉल को दिखाती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के सिस्टॉल को दिखाती है, और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को दिखाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो नहीं दिखता है, तो कौन सा नहीं दिखता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन दोनों दिख रहे हैं, बट एट्रियल का सिर्फ डीपोलराइजेशन दिख रहा है, रीपोलराइजेशन नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईसीजी में कौन सी वेव अलग से नहीं दिखाई जाती, तो एट्रियल रीपोलराइजेशन को ईसीजी में सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार डीपोलराइजेशन होने के बाद, एक बार डीपोलराइजेशन होने के बाद यहाँ तक का टाइम, पूरा नहीं, यहाँ तक का टाइम जो है ये एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है। बट ये मैं आपको अनऑफिशियली लिख के दे रहा हूँ, ऐसा ईसीजी में कहीं नहीं लिखा होता। किस बेस पर, क्योंकि अपन लोगों को नॉलेज किस चीज़ की, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तो इसमें क्या देखा हमने कि जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है 0.1 सेकेंड में, ठीक है ना, फिर उसके बाद वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, पहले डीपोलराइजेशन होता है फिर रिपोलराइजेशन होता है, उस पूरे टाइम पे एट्रियम का जो है ना रिपोलराइजेशन हो रहा होता है, मतलब फूल रहा होता है, डायस्टॉल हो रहा होता है, दिख रहा है ना। जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन हो रहा होता है तब एट्रियम का सिर्फ और सिर्फ रिपोलराइजेशन हो रहा होता है। इसलिए मैंने वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को मिला के बोल दिया कि एट्रियल रिपोलराइजेशन है, ऐसा वो पूछ सकता है। लेकिन इसमें भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो वो बना के पूछ सकता है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लास्ट पॉइंट से थोड़ा पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन 0.5 सेकंड का होता है, जबकि ये जो कॉमन चलता है वो यहाँ तक ही रहता है, ठीक है ना। तो अपन इसको ये मानेंगे एट्रियल रिपोलराइजेशन थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है, क्लियर है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे जरूर। इस तरीके से ईसीजी की वेव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, क्लियर है ये बात। अब आप और देखते हैं इससे हार्ट रेट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग डिजीज में क्या इंटरप्रिटेशन किस तरीके से देखते हैं। तो समझो ईसीजी मशीन में आपने देखी होगी, ईसीजी एक पेपर निकलता है पतला सा रील जैसा, है ना, उसमें छोटी 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 लाइनें बनी होती हैं, उसमें छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं। एक तो होता है स्मॉल स्क्वायर होता है, और एक होता है उसमें लार्ज स्क्वायर। दो टाइप के स्क्वायर होते हैं उसमें। स्मॉल स्क्वायर होता है 1 mm स्क्वायर का, और ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि ईसीजी की जो मशीन होती है, ईसीजी मशीन 1 mm चलती है कितने में, 0.04 सेकंड में। ये उसका मैथमेटिक्स है, 0.04 सेकंड में चलती है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये 1 मिनट में कितना चलेगी, ठीक। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इससे हार्ट रेट पता चलता है। हार्ट रेट क्या हो जाएगी हमारी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 mm कितनी देर में चल रही है, 0.04 सेकंड में चल रही है, इंटू एन। एन क्या है, एन हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर को अपन बोल लेते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार है, आप चुटकियों में ईसीजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसको तो अपन अभी ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हार्ट रेट इज इक्वल, मतलब 60/0.04 को आप डिवाइड करोगे तो अगर 4 को डिवाइड करोगे तो 15 टू डिजिट 2 जीरो बढ़ाएंगे आप तो 1500 आ जाएगा अपॉन m। यस, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपका काम हमेशा आता रहेगा। आपको क्या करना है, कोई सी भी ईसीजी में आपको ये देखना है कि उसमें टोटल छोटे छोटे स्क्वायर कितने हैं। छोटे स्क्वायर या छोटे कॉलम्स आपने काउंट किए, उसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपको हार्ट रेट मिल जाएगी। जस्ट एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास 20 स्क्वायर्स हैं छोटे वाले, जनरली ऐसे होते हैं, तो 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75 हार्ट रेट आ जाएगी। अगर वो 22 हो जाएंगे तो हार्ट रेट थोड़ी सी नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर वाली थोड़ी घटेगी, तो हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाएगी। 18 कॉलम्स ही रह जाएंगे, तो भाई क्या होगा, तो हार्ट रेट जो है और तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एक कॉलम्स गिनने कहाँ से कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक अपन को कॉलम्स गिनने हैं, तो अपन याद रखेंगे इस बात को कि या तो P से P तक गिनना है, P से स्टार्ट करना है तो P तक, T से T तक, या फिर R से R तक। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है R से R तक। R से R तक आप करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये शार्प होता है, यहाँ से इजीली काउंट किया जा सकता है कि नेक्स्ट स्टार हमारा कब तक आ रहा है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन अगली चीज़ देखते हैं कि ये तो हमारा PQRST हो गया, इसकी बेब्स हो गई, किस किस तरीके से हम बेब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हार्ट रेट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे हार्ट रेट आप देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, हार्ट रेट जनरली क्या होती है, जनरली आप समझ के चलिए 60 सेकंड होते हैं और एक बार बीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, तो कितना आ गया, लगभग 72 के आसपास आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है ना, बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप निकाल सकते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ECG में से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू को इस्तेमाल करके। n की वैल्यू क्या होती है, R इंटरवल, R से R तक छोटे छोटे कॉलम्स कितने हैं, या P से P तक कितने हैं, T से T तक कितने हैं, ठीक है। अब इसमें वो पूछ सकता है आपसे PP इंटरवल क्या होता है, तो PP इंटरवल जो है 1 एट्रियल डीपोलराइजेशन से नेक्स्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन के बीच में। RR इंटरवल समझ ही गए आप, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से नेक्स्ट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, तो बीच के छोटे कॉलम्स को हमें काउंट करना है, और वो 1500 के नीचे डायरेक्ट आप रख देंगे, आपको हार्ट रेट निकल जाएगी। एग्जाम में आपसे MBBS में वो ये चीज़ जरूर पूछेगा, ठीक है ना, तो इसको निकालने का तरीका आप जरूर याद रखना, और नीट में भी इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ECG आपके सिलेबस में काफ़ी अच्छे से दी गई है, ओके। और दूसरे एग्जाम में तो इसके एम्स वगैरह का एग्जाम जब होता था तो उसमें तो इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। डिजीज़ में क्या होता है, ये नॉर्मल ECG है। डिजीज़ में क्या होता है, हर डिजीज़ का अलग अलग एक पैटर्न होता है। जैसे कि एक बहुत फेमस डिजीज़ है MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जैसे मैं आपको बताऊँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली कई बार ST एलिवेशन हो जाता है, S और T जैसे नीचे दिख रहा है आपको, S ऊपर, ये इस लाइन से ऊपर चला जाएगा, ST एलिवेशन बोलते हैं उसको, तो समझ गए कि ये जनरली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। डीपनिंग ऑफ क्यू वेव जो है वो नीचे गहराई में आ जाएगी, और जितनी और नीचे हो जाएगी, तो ये क्या है, ये भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का एक साइन होता है, समझे ना। इन्वर्जन ऑफ टी वेव उल्टी हो जाती है कई बार। तो इस तरीके से अलग अलग डिसऑर्डर्स में अलग अलग पैटर्न होते हैं, वो आप डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। बट एक बेसिक ECG जो है ना, अगर आपको इतना आता है तो आप ECG की कोई भी चीज़ को हिट कर सकते हैं। हाँ, ECG के फादर किसको बोलते हैं, इंथोबेन, वो भी अपन को याद रखना है। ये वाले साइंटिस्ट मैं आपको सारे साइंटिस्ट में बताऊँगा, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से है, क्लियर है। ECG को एक बार बहुत अच्छे से NCERT पढ़िए, और जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स जरूर बनाइए, हाँ, इसमें एक चीज़ और आपसे क्या पूछता है, PQ इंटरवल क्या होता है, ऐसे पूछ ले अगर कोई क्वेश्चन, तो कुछ बहुत सिंपल ही बता देना, एट्रियल डीपोलराइजेशन से इम्पल्स को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में पहुंचने में लगा टाइम, जनरली 0.16 सेकंड होता है। तो इस तरीके से ECG के जो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने इस क्लास को पूरा कंप्लीटली सुना है, मेरा नोट्स बनाए, मेरी बातों को लिख लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ECG क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, छोटा सा पार्ट है, ओके। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।